जनाब, फिलहाल हाल सूरत ये है कि सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है। सीजेपी अपने मांगों पर अड़े है और आखिर में सरकार ने आंदोलनकारियों से बात करना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी देर क्यों? क्या सरकार को लगता था कि सोशल मीडिया पर मीम बनाने वाली जेन जी कभी सड़कों पर उतरेगी ही नहीं? क्या उसे भरोसा था कि ये पीढ़ी कुछ दिनों में थक करके घर लौट जाएगी? या फिर बातचीत की मेज तभी सजती है जब सड़कों पर आक्रोश उबलने लगे, जब लाठियां चले, बैरिकेड टूटे और देश भर में बहस छिड़ जाए? अगर छात्रों की मांगे सुननी ही थी तो शुरुआत में क्यों नहीं सुनी गई? आखिर लोकतंत्र में संवाद पहला कदम होना चाहिए या आखिरी विकल्प? यही सवाल आज सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। और इसीलिए हम भी ओटीपी में आंदोलन से जुड़े 3 एंगल की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात होगी पेपर लीक पर चलेगा पीएम का हंटर। कॉकरोच के किन मांगों से सरकार को टेंशन? दूसरा जो मुद्दा है आज वो ये है कि इस्तीफा दे प्रधान, ये कैसी जिद? और तीसरे में आज हम बात करेंगे कॉकरोच के आंदोलन में कुकुरमुत्ते की, यानी कि नेताजी ये संयोग है या फिर प्रयोग है? अगर प्रयोग भी है तो किस तरीके का ये प्रयोग है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, देश भर में नीट पेपर लीक विवाद को लेकर पिछले कई हफ्तों से जारी राजनीतिक और छात्र आंदोलन के बीच में अब केंद्र सरकार का बड़ा कदम उठाने की तैयारी में सरकार दिखती नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि पेपर लीक के दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। अब सरकार इसी दिशा में मौजूदा पब्लिक एग्जामिनेशन यानी कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 को और अधिक सख्त बनाने की तैयारी कर रही है। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग राज्यों में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटनाओं ने लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित किया था। चाहे नीट, शिक्षक भर्ती हो, पुलिस भर्ती या फिर अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप लगे। सरकार का कहना है कि अब केवल दोषियों को गिरफ्तार करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे संगठित नेटवर्क को खत्म करने के लिए कानून को और मजबूत बनाना जरूरी है। वैसे सीजेपी के प्रवक्ता और सरकार के बीच में बातचीत हुई है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ हुई इस बैठक के बाद सीजेपी के प्रवक्ताओं जैसे आशुतोष रांका और सौरभ दास ने मीडिया से वार्ता में क्या कुछ हुआ ये जानकारी दी। सरकार के साथ बैठक के बाद सीजेपी के सौरभ दास ने कहा कि हमने केंद्रीय मंत्री को बता दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की हमारी मांग पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता है। इधर सीजेपी नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि सरकार ने छात्रों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांगों पर सहमति देती है, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर निर्णय के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा गया। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरभ दास ने संयुक्त रूप से बताया है कि सरकार के साथ मुख्य रूप से 3 मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। देखिए, इनमें से 2 पर सरकार का रुख सकारात्मक रहा। आंदोलन और प्रदर्शनों के दौरान निर्दोष छात्रों पर दर्ज की गई पुलिस द्वारा एफआईआर और कानूनी मामलों को पूरी तरीके से वापस लेने पर सरकार सहमत हो गई है। वहीं नीट परीक्षा के मानसिक तनाव के कारण अपनी जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग पर भी सरकार ने सहमति जताई। और दिल्ली पुलिस द्वारा युवाओं को चुन चुनकर हिरासत में लिए जाने के मुद्दे पर मंत्रियों ने कहा कि ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए थी और सरकार इसकी समीक्षा जरूर करेगी। इधर पेपर लीक में शामिल लोगों को कड़ी सजा देने वाले नए बिल को कैबिनेट ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। पेपर लीक संशोधन बिल में दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए सरकार ने इस बिल में सजा के कड़े प्रावधान किए हैं। देखिए, कानून में बदलाव के तहत पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए जेल की सजा और जुर्माने की रकम दोनों बढ़ा दी गई है। पेपर लीक में शामिल लोगों को 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है अगर वो दोषी पाए जाते हैं। और पेपर लीक के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। मौजूदा कानून के तहत अगर सर्विस प्रोवाइडर किसी संभावित अपराध की जानकारी नहीं देता है तो उन पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये प्रावधान संगठित अपराध के मामलों में 5 से 10 साल की जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। तो कैबिनेट की मंजूरी के बाद देखिए, इस बिल को सोमवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इस तरीके के जो समीकरण है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं।
अब पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने की दिशा में सरकार का ये कदम परीक्षा प्रणाली में भरोसा बहाल करने की कोशिश माना जा रहा है। हालांकि दूसरी ओर आंदोलनकारी संगठन केवल कठोर सजा ही नहीं बल्कि जवाबदेही, पारदर्शिता और संस्थागत सुधार की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण अब होगा कि संसद में प्रस्तावित कानून क्या स्वरूप लेता है और क्या इससे देश में बार बार सामने आने वाले पेपर लीक मामलों में प्रस्ताव में प्रभावी रोक लग पाती भी है या नहीं। आज की हमारी जो दूसरी स्टोरी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए, 3 मई को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद इसे रद्द किया गया। इसके बाद देश भर में छात्रों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई देने लगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कई छात्र संगठन कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी और कांग्रेस समेत विपक्षी दल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि इतनी बड़ी परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और इसकी शुरुआत शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से होनी चाहिए। सबसे सही यही होगा। जब भी शिक्षा से जुड़ा कोई बड़ा विवाद सामने आता है, सबसे पहले शिक्षा मंत्री से इसका जवाब मांगा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षा मंत्रालय पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी संभालता है। अगर परीक्षा में गड़बड़ी होती है, पेपर लीक होता है या लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है, तो स्वाभाविक रूप से मंत्रालय और उसके नेतृत्व पर सवाल उठते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल यह भी है, क्या केवल एक व्यक्ति के इस्तीफे से देश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी? क्या वर्षों से चली आ रही समस्याएं एक फैसले से खत्म हो जाएंगी? असलियत दरअसल यहाँ यह है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियां केवल एक परीक्षा या एक मंत्री तक सीमित है ही नहीं। पेपर लीक की जो घटनाएं हैं कई राज्यों में अलग अलग सरकारों के समय में भी सामने आती रही हैं। आप सभी ने देखा होगा, भर्ती परीक्षा रद्द हुई है, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के आरोप भी लगे हैं और लाखों छात्र वर्षों से पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की मांग करते रहे। यानी समस्या कहीं ज्यादा गहरी और ढांचागत है, एक रूप ले चुकी है ये पूरी। तो शिक्षा व्यवस्था में कई स्तरों पर सुधार की जरूरत है। परीक्षा कराने वाली एजेंसियों को तत्कालिक रूप से मजबूत बनना होगा, पेपर की सुरक्षा बढ़ानी हो, दोषियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई भी करनी होगी और राज्य केंद्र के बीच बेहतर समन्वय बनाना ही होगा। साथ ही ऐसी व्यवस्था तैयार करनी होगी जिससे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं की संभावना कम हो सके या खत्म हो जाए। हालांकि दूसरी तरफ विरोध कर रहे छात्र और साथ में विपक्ष ये तर्क देते हैं कि इस्तीफा एक व्यक्ति को हटाने का मामला नहीं है। अब उनका ये कहना है कि ये जवाबदेही तय करने का एक तरीका है। अगर इतनी बड़ी परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो सरकार को ये संदेश देना चाहिए कि जिम्मेदारी तय होगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार तो बिल्कुल नहीं की जाएगी। इसीलिए उनके अनुसार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा एक नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी का प्रतीक है और इसीलिए बार बार वो इसी मुद्दे पर अड़े हुए हैं। और यही कारण है कि आज बहस 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक पक्ष ये मानता है कि इस्तीफा जरूरी है ताकि जवाबदेही तय हो सके, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए। वहीं दूसरा पक्ष ये कहता है कि केवल इस्तीफे पर राजनीति करने से छात्रों की असली समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जरूरत अब इस बात की है कि सरकार और सभी संबंधित संस्थाएं मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें परीक्षा प्रणाली पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट और सुरक्षित हो। आखिरकार सबसे बड़ा सवाल किसी एक मंत्री या एक पद का तो होता नहीं है, बल्कि उन लाखों छात्रों का है जो सालों मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उनका भरोसा शिक्षा व्यवस्था पर बना रहना सबसे जरूरी है। अगर हर साल पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने और अनिश्चितता का माहौल बना रहेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान छात्रों का ही इसमें होगा। और इसीलिए बहस केवल इस बात तक सीमित नहीं रहनी चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें या ना दें। असली चर्चा इस बात पर भी होनी चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। इसकी गारंटी कौन देगा? मजबूत कानून, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था, सख्त कार्रवाई और जवाबदेही, यही वो कदम है जो शिक्षा व्यवस्था में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि किसी एक व्यक्ति के जाने से व्यवस्था नहीं बदल जाती है, लेकिन व्यवस्था बदलने की राजनीति और प्रशासनिक इच्छा शक्ति जरूर बदलाव ला सकती है। और आज की हमारी जो तीसरी स्टोरी हम आपको बताने वाले हैं इसी को लेकर के, वो आपके सामने रखते हैं। भारतीय
राजनीति भी बड़ी दिलचस्प चीज है। यहाँ मौसम विभाग चाहे जितनी भविष्यवाणी कर ले, असली मौसम तो आंदोलन तय कर देते हैं। जहां भी भीड़ दिखी कैमरे पहुंचे, और जहां कैमरे पहुंचे वहां कुछ पुराने चेहरे भी अचानक नई चमक के साथ दिखाई देने लगे। और ऐसा लगता है राजनीति में भी मॉनसून ऑफ अपॉर्चुनिटी चल रहा है। कई महीनों से जिन नेताओं की तस्वीरें किसी धरना स्थल, किसी छात्र आंदोलन या किसी जन आक्रोश के बीच मुश्किल से दिखाई देती थी, वो अचानक जेन-ज़ी के आंदोलन में पूरी ऊर्जा के साथ सक्रिय नजर आने लगे, मानो किसी ने राजनीतिक बैटरी चार्जर यहाँ पर लगा दिया हो, जिसे चार्ज करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। देखिए, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, सुप्रिया सुले, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, शबाना आजमी, मल्लिकार्जुन खड़गे, डिंपल यादव, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह। सूची बड़ी लंबी है नामों की। सवाल ये नहीं है कि वो आंदोलन में क्यों आए, लेकिन लोकतंत्र में किसी भी नागरिक या नेता को किसी आंदोलन में शामिल होने का तो पूरा अधिकार है। सवाल अब यहाँ ये है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिन चेहरों की राजनीतिक गतिविधियां पिछले कुछ समय से अपेक्षाकृत शांत दिख रही थी, एकदम स्थिर हो गई थी, उन्हें इस आंदोलन में भविष्य की संभावनाएं नजर कैसे आने लगी। राजनीति में टाइमिंग सब कुछ होती है, और इस बार टाइमिंग ऐसी है कि सवाल अपने आप पैदा हो जाता है। ऐसा लगता है मानो जेन-ज़ी ने सिर्फ आंदोलन नहीं किया इस बार, बल्कि कई अनुभवी नेताओं के राजनीतिक स्टार्ट बटन पर भी उंगली इन्होंने रख दी है। युवा सड़कों पर अपने मुद्दों के साथ उतरे थे, लेकिन कुछ नेताओं की एंट्री देख करके ऐसा महसूस हुआ जैसे आंदोलन कम और राजनीतिक पुनर्वास केंद्र ज्यादा खुल गया हो। कोई कैमरे के सामने मुस्कुरा रहा है, कई छात्रों के साथ तस्वीरें खिंचवाते नजर आए, कोई बयान दे रहा है कि हम आपके साथ हैं। देखने वाले पूछ ये रहे हैं कि जनाब, अब तक आप लोग कहाँ थे। कहावत है कि किसान समय पर खेत में खाद डालता है तो फसल बड़ी अच्छी होती है। राजनीति में भी कुछ लोग शायद यही सोच रहे हैं कि अगर जेन-ज़ी का आंदोलन उर्वरक जमीन बन सकता है तो क्यों ना अपनी राजनीतिक फसल भी यहीं पर बो दी जाए। शायद यही वजह है कि आंदोलन की मिट्टी अचानक कई दलों के लिए बेहद उपजाऊ इस वक्त दिखाई देने लगी है। राजनीति में अवसर तलाशना कोई नई बात नहीं, लेकिन जब अवसर इतना खुला दिखाई दे कि अलग अलग विचारधाराओं के नेता भी एक ही मंच पर दिखाई देने लगे, तब दर्शकों को मुस्कुराने का पूरा मौका मिल जाता है। लगता है जैसे सभी ने एक ही राजनीतिक कैलेंडर देखा हो। आज आंदोलन है, उपस्थिति अनिवार्य है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उसकी डिजिटल पीढ़ी है। यही वो पीढ़ी है जो नेताओं के पुराने बयान भी निकालती है और उनकी पुरानी चुप्पी भी देखती है। इसीलिए जब कोई नेता अचानक युवाओं का सबसे बड़ा हितैषी बनकर के सामने आ जाता है तो सोशल मीडिया पर पूछ ही बैठता है, सर आपका अकाउंट अभी अभी एक्टिव हुआ है क्या। ये वही जेन-ज़ी है जिसे अक्सर मोबाइल में खोई हुई पीढ़ी कहा जाता था, लेकिन जब ये पीढ़ी सड़क पर उतरती है तो अनुभवी राजनीति भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। शायद इसीलिए कि युवा भीड़ में भविष्य के वोट दिखाई देते हैं, भविष्य का नैरेटिव दिखाई देता है, और शायद भविष्य की सत्ता की सीढ़ियां भी यहीं से चढ़नी शुरू होती हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आंदोलन में शामिल हर नेता का उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ लेना नहीं है। कई नेता वास्तव में छात्रों की मांग का समर्थन करते होंगे, लेकिन राजनीति का इतिहास भी ये बताता है कि जन आंदोलनों के आसपास राजनीतिक दलों की सक्रियता हमेशा बढ़ जाती है। और इसीलिए जनता के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि ये समर्थन मुद्दे का है या फिर मौके का है। कभी कभी तो पूरा दृश्य ऐसा लगता है जैसे किसी पुरानी राजनीतिक इंजन में अचानक नया ईंधन भर दिया गया हो। जो चेहरे लंबे समय से सुर्खियों से काफी दूर थे, वो फिर से प्राइम टाइम में लौट आए हैं। कैमरे इनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, माइक आगे बढ़ रहे हैं और बयान भी उसी गति से इनके निकल भी रहे हैं। युवाओं के आंदोलन का असली उद्देश्य शिक्षा, परीक्षा व्यवस्था और जवाबदेही जैसे मुद्दे हैं, लेकिन राजनीति का स्वभाव है कि वो हर बड़े जन आंदोलन में अपनी जगह खोजती है। कोई इसे लोकतांत्रिक भागीदारी कहेगा तो फिर कोई इसे राजनीतिक अवसरवाद। फैसला जनता करेगी। फिलहाल तस्वीर यही कह रही है कि जेन-ज़ी ने सिर्फ व्यवस्था को नहीं जगाया, बल्कि कई अनुभवी नेताओं की राजनीतिक धड़कनों को भी तेज कर दिया है। जिनकी राजनीति कुछ समय से शांत दिखाई दे रही थी, उन्हें मानो नई खाद, नया पानी और नई धूप एक साथ मिल गई हो। अब देखना यह है कि हरियाली जनता के भरोसे से आती है या सिर्फ कैमरों की चमक तक सीमित रह जाती है। आंदोलन युवाओं का है, मुद्दे युवाओं के हैं और भविष्य भी उन्हीं का है। लेकिन राजनीति की पुरानी आदत शायद कभी नहीं बदलेगी। जहां भी उर्वर जमीन दिखे वहां अपने झंडे का बीज सबसे पहले बोने की कोशिश जरूर होगी। आंदोलन की असली ताकत उसके मुद्दे में होते हैं।
आंदोलन की असली ताकत उसके मुद्दे से है, लेकिन राजनीति की सबसे बड़ी ताकत उसकी टाइमिंग से है। शायद यही वजह है कि जैसे ही जेंजी का ये आंदोलन राष्ट्रीय बहस बना, कई पुराने राजनीतिक चेहरे भी अचानक उसे मंच पर दिखाई देने लगे। सवाल ये नहीं कि वो आए क्यों, लोकतंत्र में हर किसी को समर्थन देने का अधिकार है। सवाल सिर्फ इतना कि जब महीनों तक सन्नाटा था, तब ये राजनीतिक संवेदनशीलता कहां थी? क्या महज ये संयोग है कि आंदोलन बड़ा हुआ और नेताओं की सक्रियता भी बढ़ गई, या फिर ये एक ऐसा राजनीतिक प्रयोग है जिसमें युवाओं के गुस्से की जमीन पर अपनी राजनीति की नई फसल उगाने की कोशिश हो रही है? आखिर राजनीति में कुकुरमुत्ते भी वहीं उगते हैं जहां जमीन नम और मौसम मुफीद हो। अब फैसला जनता को करना है। ये चेहरे आंदोलन की ताकत बढ़ाने आए हैं या आंदोलन की रोशनी में अपनी बुझती सियासत को फिर से चमकाने? कमेंट करके आप हमें अपनी राय जरूर बताएं।